नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो हम हमारे हिंदी व्याकरण पाठ से विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण में हमने दो भाग कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए हैं हमने? पहले हमारा जो गुणवाचक विशेषण था वो हमने कर लिया है, फिर हमारा जो संख्यावाचक विशेषण था वो भी हमने कर लिया है। तो आइए आज हम अब हमारे अगला जो हमारा विशेषण है उस पर चलते हैं और जानते हैं हमारे अगले विशेषण के बारे में। तो हमारा जो तीसरा विशेषण है वो है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात मात्रा, नाप, तोल और वजन का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि मात्रा का हमें पता चल जाएगा, नाप तोल का हमें जहाँ पता चलता हो, वजन उसका पता हमें चलता हो, जहाँ इन चीज़ों का हमें पता चल जाएगा, बोध हो जाएगा, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बाजार से 3 किलो चावल ले आओ, वह 1 लीटर दूध पीता है, यह तौलिया 2 मीटर लंबी है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, जो उपयुक्त वाक्य में हमने क्या पढ़ा है, 3 किलो चावल, 1 लीटर दूध, 2 मीटर लंबी, यानी कि ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो यानी कि 3 किलो, 1 लीटर, 2 मीटर, ये सब हमें क्या कर रहे हैं? ये सब के सब हमें परिमाणवाचक विशेषण का बोध करवा रहे हैं। तो यानी कि जहाँ परिमाण का बोध हमें करवाएंगे, जैसे 3 किलो चावल, तो चावल को हम क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं। 1 लीटर दूध, इसको माप सकते हैं। 2 मीटर कपड़ा, ये भी हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो जहाँ हम क्या कर सकते हैं? माप या तोल जहाँ कर सकते हैं वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यानी कि पहला हमारे पास कौन सा था? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो हमारे परिमाणवाचक विशेषण के 2 भाग, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जहाँ देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है? बाजार से 3 किलो चावल ले आओ। यानी कि यहाँ हमें क्या है? उसका निश्चित पता चल गया कि हमें कितने चावल चाहिए? 3 किलो चावल चाहिए। जहाँ हमें परिमाण का, मात्रा का पूरा क्या हो जाए? ज्ञान हो जाए, वहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहाँ होता है? पौधे में थोड़ा पानी डालो। यहाँ हमें उसके पूरे परिमाण का, पूरा परिमाण क्या है उसका पता नहीं है, थोड़ा पानी डालो। तो यहाँ थोड़ा जो होगा वो क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो अब हम बारी बारी से इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का जहाँ बोध हो जाएगा, पूरे का पूरा मात्रा का हमें नाप तोल का पता चल जाएगा, वहाँ क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे देखो, 1 जग पानी पौधे में डाल दो, 2 लीटर दूध दे दो, इस डिब्बे में 3 किलो दाल है। तो जहाँ उपयुक्त वाक्य हमारे पास आया, 1 जग, 2 लीटर, 3 किलो, ये जो है वो क्या कर रहे हैं? पानी का, दूध का और दाल का हमें क्या करवा रहे हैं? निश्चित परिमाण का बोध करवा रहे हैं। अतः यहाँ क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यानी क्या कहा? उपयुक्त वाक्य में 1 जग, 2 लीटर तथा 3 किलो शब्द पानी, दूध और दाल के निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। अतः ये क्या कहलाएंगे? अतः कौन कौन से? 1 जग, 2 लीटर, 3 किलो, ये क्या कहलाएंगे? ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे, या ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो ये था हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अब चलते हैं हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पर। तो वो क्या होता है देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराने वाले विशेषण। यानी कि जहाँ क्या नहीं होगा? निश्चित परिमाण का बोध नहीं होगा, वहाँ क्या रहेगा?
वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। यानी कि क्या कहा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा, थोड़ी, कई किलो और काफ़ी क्या है, ये अगर शब्द आ जाते हैं तो क्या करेंगे, ये शब्द जो होते हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के होते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। पौधे में थोड़ा पानी डाल दो, शीनू तुमने काफ़ी घी गिरा दिया, इस डिब्बे में थोड़ी चीनी है। यानी यहाँ क्या है, देखिए उपयुक्त वाक्य में हमारे पास आया थोड़ा, काफ़ी और थोड़ी। तो ये क्या करवा रहे हैं, ये हमें पानी का और घी का और चीनी के क्या करवा रहे हैं, अनिश्चित परिमाण का बोध करवा रहे हैं कि हमें पता नहीं पानी कितना है, हमें पता नहीं घी कितना है, हमें नहीं पता चीनी कितनी है। यानी कि थोड़ी, थोड़ा और काफ़ी ये क्या रहेंगे, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण रहेंगे। तो उपयुक्त वाक्य में थोड़ा, काफ़ी और थोड़ी शब्द पानी, घी और चीनी के अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। अतः कौन से, थोड़ा, काफ़ी और थोड़ी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। यानी कि ये कौन से हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो ये था हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब चलते हैं हम सार्वनामिक विशेषण पर कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर के, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा शब्द से पहले आकर के उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता बताएंगे। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह लड़का बहुत बहादुर है। तो यहाँ देखिए, लड़का संज्ञा है, यह सर्वनाम है। जैसे ही सर्वनाम क्या हो गया, संज्ञा के आगे आया, तो ये क्या बताता है, उसकी लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का बहुत बहादुर है। तो यहाँ यह जो रहेगा वो सार्वनामिक विशेषण रहेगा। ये फूल सुगंधित है। अब ये फूल जो है सुगंधित है, यहाँ ये जो है वो क्या रहेगा, सर्वनामिक विशेषण रहेगा। वह घर बहुत सुंदर है। यानी कि वह घर, यहाँ देखिए संज्ञा से पहले आकर के सर्वनाम किसी की अगर विशेषता प्रकट करता हो या किसी की तरफ संकेत करता हो तो वो सार्वनामिक विशेषण रहेगा। उपर्युक्त वाक्य में यह, ये, वह सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर के उनकी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। यानी कि संज्ञा से पहले आकर के क्या बता रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या रहेंगे, सर्वनामिक विशेषण रहेंगे। तो और कुछ जानते हैं हम, सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या होता है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि एक तो संज्ञा से पहले आकर के और एक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जहाँ संज्ञा के स्थान पर अगर प्रयोग होंगे तो वो सर्वनाम होंगे, और संज्ञा से पहले आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह लड़का पढ़ रहा है। अब वह लड़का पढ़ रहा है, ये क्या रहेगा, क्योंकि संज्ञा से पहले आ गया, सर्वनामिक विशेषण रहेगा। वेरी गुड। अगला क्या कहा, वह पढ़ रहा है। अब यहाँ क्या है, वह जो है वो क्या आ रहा है कि वो सर्वनाम है, क्योंकि वो हमें संज्ञा के स्थान पर हमने क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया कि वह पढ़ रहा है। वे लोग खा रहे हैं, तो ये क्या आ गया, लोगों से पहले आ गया तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, संज्ञा से पहले आ गया। वे खा रहे हैं, यानी यहाँ वे किसी और का बोध करवा रहा है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर हमने इसको प्रयोग कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये सर्वनाम आ जाएगा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यदि संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग कर रहे हैं तो है सर्वनाम। यदि हम क्या कर रहे हैं, यदि संज्ञा से पहले आकर के सर्वनाम अगर उसकी विशेषता बताता है तो वो क्या रहेंगे, सर्वनामिक विशेषण रहेंगे। ये थे सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। अब हम कुछ और पढ़ते हैं परविशेषण के बारे में कि परविशेषण क्या होता है। जो शब्द विशेषणों
की भी विशेषता बताते हैं उन्हें परविशेषण कहते हैं। यानी कि जो क्या करेंगे, विशेषण की भी विशेषता बताएंगे उन्हें हम परविशेषण कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखो, आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। तो यहाँ देखते हैं हम, बहुत हमारा क्या है और स्वादिष्ट, ये जो तीर हो गया वो थोड़ा सा गलत हो गया है, ये स्वादिष्ट के आएगा, स्वादिष्ट पे आएगा। तो बहुत हमारा क्या है, परविशेषण है, और स्वादिष्ट हमारा क्या है, विशेषण है। तो यहाँ देख लो प्यारे बच्चों कि वो स्वादिष्ट की भी क्या बताता है, विशेषता बताता है कि वो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो यहाँ जो बहुत आएगा वो परविशेषण है और स्वादिष्ट हमारा विशेषण है। अब विशेषण की अवस्थाएं हम बताते हैं कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। तो वो कौन कौन सी होती है वो भी हम चर्चा करेंगे। वस्तुओं में गुण दोष तुलनात्मक रूप से कम ज़्यादा होता है। यानी कि कई बार जो दोष होता है वो ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है, कई बार गुण ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो क्या है, तुलनात्मक में होता है। तुलना के 3 प्रकार की स्थितियां या अवस्थाएं हो सकती है, या मैंने पहले बता दिया आपको, विशेषण की 3 अवस्थाएं हो सकती है। यानी कि तुलना की 3 प्रकार की स्थितियां या अवस्थाएं हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, पहले देखते हैं हम। मूलावस्था, पहली हमारी मूलावस्था होती है। मूलावस्था में केवल एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की विशेषता बताते हैं। जैसे गुलाब का फूल सुंदर है, यहाँ एक ही है, एक ही हमारे पास वस्तु मान लो, ठीक है। एक ही वस्तु का क्या बता रहे हैं हम, उसका गुण बता रहे हैं या उसकी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। यानी कि गुलाब का फूल सुंदर है, तो वो मूलावस्था हो जाएगी। यदि क्या करें हम, उत्तरावस्था कौन सी होती है, इसमें 2 संज्ञाओं के गुण की आपस में तुलना की जाती है। 2 संज्ञाएं हमारे पास होगी और दोनों संज्ञाओं के आपस में जो गुण मिलते हैं, गुण से ज़्यादा है, तो उनकी क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। जैसे देखिए, सचिन धोनी से अच्छा खिलाड़ी है, सचिन धोनी से अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ देखिए, हमने सचिन और धोनी में, दोनों में क्या कर दी, दोनों की गुणों की तुलना कर दी। 2 हमारे पास संज्ञाएं थी, 2 संज्ञाओं में हमने क्या कर दी, उनके गुण की तुलना कर दी। तो वो हमारी क्या रहेगी, उत्तरावस्था रहेगी। अगली होती है हमारी, तीसरी होती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होती है, इसमें सभी की तुलना में सबसे अधिक या कम बताया जाता है। हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है, हमारे पास बहुत सारी स्थान हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। उनमें से हमें क्या बताना होता है, सबसे अच्छा बताना होता है या सबसे कम बताना होता है। तो ध्यान देखिए, सचिन सबसे अच्छा खिलाड़ी है, हमने सचिन को सभी खिलाड़ियों में से क्या बता दिया, अच्छा बता दिया। तो वो हमारी कौन सी अवस्था होती है, वो हमारी उत्तमावस्था होती है। तो इस प्रकार से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, जहां हम एक ही व्यक्ति की या एक ही वस्तु की विशेषता बताते हैं, और उत्तरावस्था जहां हम 2 संज्ञाओं में आपस में एक दूसरे की क्या बताते हैं, 2 संज्ञाएं हमारे पास होगी, 2 संज्ञाओं में से हम एक दूसरे की विशेषता बताते हैं या कम ज़्यादा बताते हैं। उत्तमावस्था हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं और उनमें से हमें क्या बताना होता है, उनमें से हमें किसी एक को अधिक या ज़्यादा बताना होता है। तो वो क्या रहेगी, हमें हमारी उत्तमावस्था रहेगी। तो आगे हम कुछ जानते हैं, विशेषण शब्दों की रचना कैसे करें हम। विशेषण शब्दों की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से होती है या की जाती है। तो कैसे कैसे करेंगे, पहले हम संज्ञा शब्दों से करेंगे। संज्ञा शब्दों से कैसे करेंगे, तो देखिए, संज्ञा हमारे पास रहेगी और विशेषण हमें बनाएंगे। तो पहले हमारे पास भारत हमारी संज्ञा है और भारतीय उसका क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। धर्म से क्या बनेगा, धार्मिक बन जाएगा। समाज से सामाजिक बन जाएगा। और धन से क्या बन जाएगा, धनवान क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएंगे। इस प्रकार से हम संज्ञा शब्दों से भी क्या कर सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं। आगे हमें विशेषण बनाएंगे तो सर्वनाम शब्दों से हम विशेषण बनाएंगे। जैसे कैसे बनाएंगे, देखिए, जो का क्या लिखेंगे, जैसा, वह, वैसा, यह, ऐसा, और आप तो क्या आ जाएगा, आप सा। तो यहाँ क्या बन रहा है, देखिए, हम सर्वनाम शब्दों से क्या बना रहे हैं, विशेषण बना रहे हैं। तो अगला हमारे पास तीसरा है कि हम क्रिया शब्दों से क्या बनाएं, हम विशेषण बनाना कैसे सीखें और कैसे बना सकते हैं। बेचना तो क्या आएगा, बिकाऊ, और बनाना का क्या आएगा, बनावटी, घूमना का क्या आएगा, घुमक्कड़, और पत्र का क्या आएगा,
पतित। इस प्रकार से हम क्रिया शब्दों से भी क्या बना सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं। और अंतिम हमारा जो विशेषण बनाने का है वो है हमारा अवयव शब्दों से हम क्या बना सकते हैं, अवयव शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे देखिए कैसे बनाना है, बाहर से हम क्या बना सकते हैं, बाहरी बना सकते हैं। नीचे से हम क्या बन सकते हैं, निचला। और ऊपर से ऊपरी। और भीतर से क्या बनाएंगे, हम भीतरी बना देंगे। इस प्रकार से हम विशेषण शब्दों की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से कर सकते हैं। संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अवयव शब्दों से भी हम क्या कर सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं। तो ये था हम किस प्रकार से विशेषण बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक बार पढ़ करके जरूर देखना है कि हम विशेषण कैसे बना सकते हैं और विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भाग हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।